बच्चों, आज हम समझेंगे संगतकार कविता की व्याख्या। आप तैयार हैं व्याख्या समझने के लिए? बिल्कुल आसान कविता है, बिल्कुल सरल सहज खड़ी बोली हिंदी में, और जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल। संगतकार कविता का मंगलेश डबराल द्वारा रचित करने का बहुत अच्छा उद्देश्य है। उद्देश्य की बात बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं संगतकार आखिरकार कहते किसे हैं। संगतकार होता है किसी भी क्षेत्र या कार्य में मुख्य कलाकार का सहयोग करने वाले सहायकों को संगतकार कहा जाता है। संगतकार की भूमिका होती है कि वह अपने मुख्य कलाकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उन्हें आगे बढ़ने में योगदान करता है। जैसे संगीत के क्षेत्र में संगतकार मुख्य गायक की आवाज को बिखरने नहीं देता है, साथ ही अपनी आवाज को प्रभावी भी नहीं बनने देता है, यानी कि अपनी आवाज को हमेशा मुख्य गायक की आवाज से नीचे रखता है, धीमी रखता है, ताकि मुख्य कलाकार की प्रतिभा उभर सके। अब बात करते हैं संगतकार कविता का उद्देश्य क्या है। संगतकार कविता का उद्देश्य है पाठकों के मन में संगतकार की पंक्ति वाले लोगों के प्रति सम्मान का भाव और संवेदना उत्पन्न करना। अर्थात हमें संगतकार की पंक्ति वाले लोगों के प्रति भी वैसे ही सम्मान भाव होना चाहिए जैसा कि मुख्य कलाकारों के प्रति होता है। उनके प्रति भी वही प्रेम होना चाहिए जो मुख्य कलाकारों के प्रति होता है। कवि चाहता है कि हमें संगतकारों अर्थात सहयोगी कलाकारों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम मुख्य कलाकारों को देते हैं, क्योंकि कोई भी कलाकार सहयोगी कलाकारों की सहायता के बिना सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। इसलिए हमें संगतकारों अर्थात सहयोगी कलाकारों या अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए, क्योंकि आप जैसा जानते ही हैं कोई भी मुख्य कलाकार या बड़ा अधिकारी या कोई भी साधु संत या कोई बड़ा राजनीतिज्ञ, बड़ा वैज्ञानिक, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा हमारे चारों तरफ जो बिना किसी के सहयोग के ऊंचाई पर पहुंच गया हो। हर किसी को जरूरत होती है ना संगतकारों की। अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन को इसका सदी का महानायक माना जाता है, पर अमिताभ बच्चन को महानायक बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। जैसे उनके जो निर्माता निर्देशक हैं उनका हाथ है, जिन्होंने उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, उनके कहानीकारों का जिन्होंने अच्छी अच्छी कहानियां लिखी अमिताभ बच्चन के चरित्र को ध्यान में रखते हुए, और उनके साथ में जो काम करते हैं कलाकार, उन सभी कलाकारों का भी सहयोग रहा और प्रशंसकों का भी सहयोग रहा। अगर हम उनकी फिल्में ही ना देखें तो कैसे वो बड़े कलाकार बनेंगे। तो प्रशंसक भी संगतकारी होते हैं। तो इसलिए हर क्षेत्र में, चाहे कला का क्षेत्र है, पेंटिंग का क्षेत्र है, या नृत्य का है, अध्यात्म का, धर्म का, राजनीति का, विज्ञान का, हर क्षेत्र में संगतकार होते हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें संगतकार नहीं होते। इसलिए हमें संगतकारों के प्रति हमेशा आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए, और हमेशा उनके प्रति भी हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं व्याख्या पर। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में कविता की व्याख्या या भावार्थ समझाऊं, और आपको बिल्कुल आसानी से इसकी व्याख्या समझ में आ जाएगी। बहुत आसान कविता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं सब? और अगर आपकी कोई भी बीच में समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और कमेंट करके बताइए अवश्य कि आपको कविता की व्याख्या समझ में आई या नहीं आई। चलिए अब शुरू करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। इसमें कवि कह रहे हैं कि मुख्य गायिका के साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व विचार करते हुए मंगलेश डबराल कह रहे हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई
एक मधुर, कमजोर और कांपती हुई सी आवाज सुनाई देती है, और वह आवाज किसकी होती है? संगतकार की होती है। वह या तो उसका शिष्य हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, या उसका शिष्य हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या कोई उसका दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है मुख्य कलाकार का, जो बहुत दूर से पैदल चलकर संगीत सीखने आया है। तो 3 रूपों में जो संगतकार है उसकी सहायता करता है। यहां पर बच्चों संगतकार की आवाज के लिए 3 विशेषण प्रयोग किए गए हैं: सुंदर, कमजोर और कांपती हुई। सुंदर इसलिए किया गया है क्योंकि संगतकार की आवाज भी बहुत सुंदर होती है, आकर्षक होती है, मनमोहनीय होती है। और कमजोर और कांपती हुई इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि उसकी आवाज हमेशा मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर के नीचे रहती है। वो कभी भी अपनी आवाज को ऊपर नहीं आने देता है। और मुख्य गायक की आवाज को चट्टान जैसा इसलिए कहा गया है, जैसे चट्टान भारी, स्थिर, अचल होती है, दमदार होती है, वैसे ही मुख्य गायक की आवाज भी भारी भरकम है, दमदार है और स्थिर है। 4th लाइन में दूर का रिश्तेदार को पैदल चलकर सीखने आने वाला क्यों कहा है? मैं आपको साथ साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताने का प्रयास करूंगी ताकि आपको आसानी रहे। जो दूर का रिश्तेदार है वो पैदल चलकर क्यों आया है? भाई हो सकता है या तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वाहन से आने के लिए उसके पास पैसे ना हो, या फिर सीखने आने वाला, संगीत सीखने की उसके मन में तीव्र इच्छा हो, तीव्र जिजीविषा हो, वो संगीत सीखने का उसके अंदर जुनून हो, इसलिए वो बहुत दूर से पैदल चलकर आया है। अब आगे बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यहां पर कवि कह रहे हैं कि संगतकार मुख्य गायक की तीव्र गरजती हुई आवाज में प्राचीन काल से ही अपनी गूंज मिलाता आ रहा है। वह मुख्य गायक को आधार प्रदान करता है, उसके गायन की रिक्तता को भरता है, यानी कि शून्यता को भरता है। उन दोनों का संबंध कोई नवीन नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। आगे, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपनी ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। यहां पर कवि कह रहे हैं कि जब मुख्य गायक स्थायी पंक्ति को गाने के बाद अंतरे की जटिल तानों के टेढ़े मेढ़े, जटिल का मतलब है कठिन, कठिन तानों के टेढ़े मेढ़े सुरों में खो जाता है। फिर से बता रही हूं, जब मुख्य गायक स्थायी पंक्ति कहते हैं जो स्टार्टिंग की पंक्ति होती है गाने की, मुख्य पंक्ति को गाने के बाद अंतरे की कठिन तानों के टेढ़े मेढ़े सुरों में खो जाता है, या अपनी ही सरगम की सीमा को लांग कर एक असीम संगीत साधना में भटक जाता है, खो जाता है। अनहद का मतलब होता है वैसे जंगल होता है, पर यहां पर आया है असीम संगीत साधना, असीम संगीत साधना में खो जाता है। या यूं कह सकते हैं कि मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है। उस समय संगतकार ही स्थायी पंक्ति के स्वर को धीरे धीरे अलापता रहता है, यानी कि गाता रहता है। स्थायी का मतलब है स्थायी पंक्ति या मुख्य पंक्ति को। ऐसा लग रहा है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। ऐसा लगता है जैसे वो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटने में लगा हुआ है। पीछे छूटा हुआ सामान क्या है मुख्य गायक का? स्थायी पंक्ति। तो ऐसा लगता है जैसे वो स्थायी पंक्ति यानी कि उसका पीछे छूटा हुआ सामान को समेटने में लगा हुआ है, या जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा है जब वह नया नया संगीत सीख रहा था और अक्सर सुरों को भूल जाया करता था। नौसिखिया का अर्थ है नया नया संगीत सीखने वाला।
बच्चों यहाँ पर मैं अलंकार बता देती हूँ कौन कौन से अलंकार हैं। भाषा में पहले भी बता चुकी हूँ, सरल सहज खड़ी बोली हिंदी है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, और चट्टान जैसे भारी स्वर में उपमा अलंकार है, और जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, इसमें भी उपमा अलंकार है, और जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, इसमें भी उपमा अलंकार है। यानी कि 3 जगह उपमा अलंकार आया है इस काव्यांश में। और अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, जटिल तानों के जंगल में रूपक अलंकार है। और बाकी अनुप्रास अलंकार है, कमजोर कांपती हुई में संगतकारी स्थाई को संभाले रहता है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो मुख्य रूप से ये अलंकार है, बाकी और कोई अलंकार नहीं है। और इस काव्यांश का भाव है कि इसमें मुख्य गायक और संगतकार के आपसी सहयोग और सामंजस्य को कवि ने बहुत ही बारीकी और गहराई से उभारने का प्रयास किया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने व्याख्या भी दी है, पर आप ज्यादा ध्यान से जो मैंने व्याख्या मौखिक रूप से समझाई है उस पर ध्यान दीजिए। अब आते हैं सेकंड काव्यांश पर। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तार सप्तक, तार सप्तक किसे कहते हैं? सबसे ऊंचा स्वर। बच्चों सप्तक का अर्थ होता है 7 स्वरों का समूह। 7 सुर होते हैं संगीत में, सारे गामा पाधा निसा, तो उनका समूह को सप्तक कहते हैं। 3 तरह के सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्यम सप्तक, तार सप्तक। मंद यानी कि सबसे धीमी ध्वनि, और मध्यम मध्यम स्तर की ध्वनि, और तार सप्तक सबसे ऊंची ध्वनि, सबसे ऊंचा स्वर। तो जब मुख्य गायक सबसे उच्च आवाज में स्वर में गाता है उस समय उसका गला बैठने लगता है, अर्थात उसके वो गाते गाते थक जाता है, प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उत्साह मंद पड़ जाता है, और उसकी आवाज राख जैसी बोझिल हो जाती है। कैसी हो जाती है? राख, जैसे राख बुझ जाती है, कोयले से राख बन जाती है, वैसी उसकी आवाज भी कैसी हो जाती है? बुझी बुझी सी हो जाती है। तभी मुख्य गायक को हिम्मत बढ़ाता हुआ, मुख्य गायक की हिम्मत बढ़ाता हुआ कहीं से संगतकार का स्वर चला आता है। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। कभी कभी मुख्य गायक को यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और जिस राग को गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, और संगतकार अपने स्वर से मुख्य कलाकार का, मुख्य गायक का साथ यूं ही दे देता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के, ताकि उसे इस बात का एहसास रहे कि वह अकेला नहीं है, संगतकार भी उसके साथ है, और घबराने की भी जरूरत नहीं है। जिस राग को गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। और आगे कवि कह रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कविता का, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, जो संगतकार की आवाज में एक हिचकिचाहट सुनाई देती है, एक संकोच नजर आता है उसकी आवाज में, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, वो जो अपने स्वर को मुख्य कलाकार के, मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा न उठाने का जो प्रयास करता है, उसे उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उसे उसकी असफलता नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसकी मानवता समझना चाहिए कि वो इंसानियत के नाते अपनी प्रतिभा को दबाकर दूसरे की प्रतिभा को उभरने का मौका दे रहा है। तो यहाँ पर संगतकार को की मानवीयता दिखाई है, क्योंकि ऐसा करके संगतकार मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है। और किसी भी क्षेत्र में जो मुख्य कलाकार का साथ देने वाले ऐसे व्यक्तियों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बल पर दूसरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसका भी महत्व किसी भी मायने में कम नहीं है। क्योंकि अगर हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं, अगर वो हमारा साथ ना दें, हमें प्रोत्साहित ना करें,
तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा संगतकारों के प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए? आदर सम्मान होना चाहिए। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, तो कवि का उद्देश्य भी यही है। उन्होंने सिर्फ संगीत के क्षेत्र की, गायन कला के क्षेत्र का उदाहरण देकर यह बात बताने का प्रयास किया है पाठकों को कि हमारे मन में संगतकारों की पंक्ति के लोगों के प्रति भी संवेदना का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए और आभार का भाव होना चाहिए। तो बच्चों, मैंने ये कविता आपको समझाई है। हाँ, एक इसकी अलंकार बता देती हूँ। इसमें आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ उपमा अलंकार है, और कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाकी तो और कोई अलंकार नहीं है। उर्दू के शब्दों का भी कवि ने अच्छा प्रयोग किया है, जैसे हिचक है, कोशिश है, विफलता है, ये उर्दू के शब्द है। और इस काव्यांश में अलंकार तो एक ही आया है, बाकी संगीत की शब्दावली का अच्छा प्रयोग किया गया है। तो ये जो कविता संगतकार, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और इसका उद्देश्य बच्चों हमेशा याद रखना, क्योंकि उद्देश्य इसका महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी कोई कवि कोई किसी भी विषय पर कविता लिखता है, तो उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कवि यूं ही कोई कविता नहीं लिखता। उस कोई भी कविता लिखने का, किसी भी विषय पर कविता लिखने का, उसका कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, उद्देश्य जरूर होता है। तो इसलिए हमें उसका उद्देश्य जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। अब आपको कोई भी अगर समस्या है तो मुझसे जरूर पूछे, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ। और अगर व्याख्या से संबंधित या किसी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन से संबंधित कोई भी आपकी का डाउट है, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।